ब्रिटेन और इटली तक वो इस तूफान के आगे भरभरा के गिरते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और इतना ही नहीं, माननीय उपसभापति महोदय, हमारा ही देश एक ऐसी विचित्र परिस्थिति में भी था जहां स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले हो रहे थे, जिसके बचाव के लिए हमें एक कानून तक लाना पड़ा। और पीपीई किट का उस समय देश में उत्पादन नहीं होता था, आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि केवल अस्पतालों में, वो भी आईसीयू में प्रयोग होती थी। सैनिटाइजर और मास्क बहुत सीमित संख्या में बन रहे थे और दूसरी तरफ ये वैश्विक तूफान सामने आकर खड़ा हो रहा था। इसलिए इससे लड़ने के लिए जो प्रथम संकल्प की आवश्यकता थी, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्या सामाजिक मनोविज्ञान और राजनीतिक मनोविज्ञान को हम नहीं समझते? मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं वो इतिहास भूल गए। क्या चरखा चलाने से अंग्रेज भाग जाने वाला था? नहीं, चरखा एक प्रतीक था भारत की। चरखा महात्मा गांधी जी ने चुना जो भारत, कोई और बात, राष्ट्रीय चेतना के कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी प्लीज। जिसे बिंदु बना संपूर्ण भारतीय जनमानस की भावनाओं का केंद्र बिंदु, और वहां से ब्रिटिश राज को उखाड़ने का संकल्प उठा था। मुझे यहां तक याद है कि 70 लाख लोगों का भोजन बन रहा है। हम सभी दिल्ली में रहते हैं, वो 70 लाख लोगों का भोजन कहां बनता था और वो कहां पैक होता था, हम में से शायद बहुत लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा था। खैर, उस विषय को हम जाने देते हैं। हम इस बात पे आगे बढ़ते हैं कि रचनात्मक आलोचना का हम स्वागत करें। आप बिल्कुल क्रिटिसिज्म करिए, जो करना है, परंतु जब शुरू से ही विषय कटाक्ष और व्यंग का रहे तो मैं से हैं हमारे विरोधी, इनके नेता, जिन्होंने कहा जाता है कि साहब फरवरी के महीने में ही ट्वीट कर दिया था कि साहब कोविड कितनी बड़ी समस्या है और सरकार ने समय रहते उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। कहा जाता है 12-13 फरवरी को ट्वीट किया था। वह नेता चिर युवा है और चिर व्याकुल है, परंतु मैं बताना चाहता हूं उनकी दूरदृष्टि कितनी दूर से आ रही थी। उस कालखंड में देख लीजिए, जब वो यह बता रहे थे कि भारत सरकार को विदेश की फ्लाइटें बंद कर देनी चाहिए थी, कोविड बहुत भयानक रूप धारण करता चला जा रहा है, और उस समय वो स्वयं विदेश में थे। खैर, कोई बात नहीं, जब आए तो हमें इस सब सदन में याद है, आने के बाद ये तो केंद्र सरकार के द्वारा घोषित करने से 2 दिन पहले जिन 3 राज्य सरकारों ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी, वो कौन थी? पंजाब, महाराष्ट्र और तेलंगाना। इसका अर्थ बहुत साफ है, और तीनों संयोग से विपक्ष की सरकारें थी। बहुत साफ है कि उस समय लॉकडाउन अपरिहार्यता थी, और दलगत भावना से अलग हटकर अगर हम देखें तो वह लॉकडाउन आवश्यक था। इतना कार्य किया। अभी हमारे एक सम्मानित सदस्य उत्तर प्रदेश के बारे में प्रश्न कर रहे थे, तो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या में लगभग ब्राजील के बराबर है, और आज अगर आप तुलना करें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 23.78 करोड़ है और ब्राजील की जनसंख्या 21 करोड़ है। परंतु ब्राजील में 34.6 लाख केस हैं और उत्तर प्रदेश में 1.1 लाख केस हैं, 1.11 लाख। डेथ जहां तक है, ब्राजील में 1.72 लाख हुई हैं और उत्तर प्रदेश में 2867, जबकि टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में इस समय सर्वाधिक हो रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि देश तो छोड़िए, जो उत्तर प्रदेश के बारे में प्रश्न कर रहे थे, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोविड को नियंत्रण करने में इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है कि अगर हम ब्राजील के इंफ्रास्ट्रक्चर से तुलना करें तो वो काफी बड़ी एक उपलब्धि नजर आती है। अगर आप सभी लोग ध्यान दें तो उत्तर भारत में सबसे समृद्ध राज्य कौन माना जाता है? पंजाब। पश्चिम भारत में देखिए तो जहां आर्थिक राजधानी है महाराष्ट्र। पूर्वी भारत में सबसे बड़ा राज्य और सबसे सक्षम राज्य बंगाल, और वह राज्य जहां की स्वास्थ्य सुविधाएं, मूल रूप से स्वास्थ्य जागरूकता सबसे अच्छी है, वह है केरल, जहां के स्वास्थ्य कर्मियों की देश में ही नहीं दुनिया में मांग रहती है। तो बेहतर यह रहता कि वो इन राज्यों में, जिनके पास वैसे भी अच्छे साधन हैं, कुछ कर दिखाते और फिर हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत कर देते, क्योंकि हेल्थ एक प्राइमरी स्टेट सब्जेक्ट है। अपने संसाधनों से करके दिखाते और फिर कहते देखिए साहब हमने ये किया, आप हमारे सामने उदाहरण करते। यह होता रचनात्मक। अब परंतु अब आप याद करिए,
जिस ये जब कोविड का प्रारंभिक दौर था सभापति महोदय, तो हम लोग भीलवाड़ा मॉडल की बात करते थे। फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वो भीलवाड़ा मॉडल चलाने वाली सरकार खाली बसों को भगाने में और भागते विधायकों को बचाने के बीच के गड़बड़ झाले में फंस गई, तो फिर भीलवाड़ा मॉडल पार्श्व में जाता चला गया। देखिए, एक विकराल समस्या यदि सामने नजर आती है जिसका कि कोई सहज सामान्य समाधान नहीं नजर आ रहा हो, जिसको देखकर अक्सर बड़े बड़े लोगों की बुद्धि विकल हो जाती है, जहां अनुमान और अक्कल से लेकर समाधान निकालना हो, क्यों स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कोई प्रोसीजर नहीं होता है, तो ऐसे समय में आत्मबल से युक्त जो नेतृत्व है वो बुरे दौर में कैसे देश का नेतृत्व करता है उसका प्रमाण होता है। और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है, तो मैं स्मरण करता हूं कि उन्होंने जिस दृढ़ता का परिचय दिया इस समय में, इस विचित्र परिस्थिति में, जिसका कि समाधान तो छोड़िए, स्वरूप भी किसी के सामने स्पष्ट नहीं था, तो यह पंक्ति उनके लिए कहता हूं, यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है, दुख है प्रश्न कठोर देखकर होती बुद्धि विकल है, किंतु स्वात्म बल विज्ञ सत्पुरुष, आत्मबल से विज्ञ सत्पुरुष जैसे मोदी जी, किंतु स्वात्म बल विज्ञ सत्पुरुष सही पहुंच अटकल से हल करते हैं प्रश्न सहज ही अविरल मेधा बल से। और अंत में मैं कहूंगा, आरोप प्रत्यारोप आक्षेप ये सब चलते रहेंगे। मैंने दिए से शुरू किया था, दिए पर ही समाप्त करूंगा। अभी ये पूरा इसके साथ संघर्ष बाकी है। डॉक्टर सुधांशु जी कंक्लूड करिए प्लीज। तो अटल जी की पंक्ति कह के समाप्त करूंगा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का अस्त्र बनाने बन दधीच हड्डियां जलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। धन्यवाद।